तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए क्रूक बॉन्ड की स्टोरी लेके आया हूँ, क्रूक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आजकल शहर में डाकू गोबर सिंह का आतंक बुरी तरह छाया हुआ था। उनका नाम सुनते ही लोगों को कपकपी छुड़ जाती थी। स्त्री बच्चे सहम जाते थे। वह जहाँ कहीं भी डाका डालने जाता उसके आगमन की खबर सुनकर भगदड़ मच जाती थी। खबरदार, मेरा नाम डाकू गोबर सिंह है। कोई भी हमारे मार्ग में आने की कोशिश न करे, वरना वह कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भागो भागो, डाकू गोबर सिंह आ गया। पुलिस व गुप्तचर विभाग डाकू गोबर सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और उसे उसके दल समेत पकड़ने की कोशिश में दिन रात जुटा हुआ था। धाएं धाएं, लेकिन उनका यह प्रयास आज तक सफल नहीं हो पाया था। उफ, कमबख्त फिर बचकर निकल गया। डाकू गोबर सिंह शहर के किसी भी इलाके में किसी भी समय किसी भी घर में अपने दल के साथ आंधी के समान पहुंच जाता था। खबरदार, कोई भी चिखने चिल्लाने की कोशिश ना करे, वरना गोली अंदर होगी और दम बाहर। और सेठ, तुम तिजोरी की चाबी निकालो। यह लो चाबी, लेकिन हमारी जान बख्श दो। और वह लूटपाट करने के पश्चात तूफान के समान निकल जाता था। वह रहा, पीछा करो और शमशेर सिंह, तुम कंट्रोल रूम में संपर्क करके उन्हें स्थिति के बारे में सूचित करो ताकि वे उसे आगे से घेरने की चेष्टा करें। यस सर। पुलिस कई बार शहर की नाकेबंदी करके उसे घेरने का प्रयत्न कर चुकी थी, लेकिन ऐसे अवसरों पर वह अपने दल के साथ शहर के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान के आगे स्थित जंगल में जाकर आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो जाता था और पुलिस अपना माथा पीट कर रह जाती थी। सारा कब्रिस्तान और जंगल छान मारा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। पता नहीं सूअर हर बार कहाँ गायब हो जाता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस डाकू गोबर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी और उसको उत्पात बढ़ता ही गया, तो मजबूर होकर पुलिस कमिश्नर मुच्छर सिंह को पुलिस ऑफिसरों की एक मीटिंग बुलानी पड़ी। कितनी शर्म की बात है कि आप लोग अब तक डाकू गोबर सिंह को पकड़ पाने में सफल नहीं हो सके, जबकि उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को पुलिस, कानून और सरकार से विश्वास उड़ जाएगा और वह बजाय डाकू के हम पर पथराव करने पर उतर आएंगे। मैं पूछता हूं, आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आप लोग इतने छोटे से शहर में उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं और मूंछों पर ताव देते हुए हराम की खा रहे हैं। सर, हम अपनी ओर से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और विश्वास करें कि वह जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा। क्या खाक विश्वास करूं आप लोगों पर, जबकि आज तक उसे पकड़ना तो दूर, आप लोग यह भी न जान पाए कि उसका अड्डा या पता ठिकाना कहां पर है। सर, मुझे संदेह है कि उसका अड्डा शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान के आसपास ही कहीं है। इस संदेह का कारण मैंने कई बार उसका पीछा किया है सर, लेकिन हर बार वह इसी कब्रिस्तान के पास पहुंचकर हमारी नज़रों से धूल झोंक कर गायब हो जाता है। और सर, मैंने यह भी सुना है कि उस कब्रिस्तान में भूत वास करते हैं। बकवास, मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। इंसान से बड़ा भूत और कौन हो सकता है। क्या तुमने कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाके की छानबीन की? यस सर, हम कब्रिस्तान और उसके आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई सूत्र हमें नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसका अड्डा वहीं कहीं है। और न ही रात रात भर पहरा देने के बाद हमें कोई भूत वहां दिखाई दिया। ही। भूत दिखाई देंगे भी कैसे? हम पुलिस वालों से इंसान तो क्या, भूत प्रेत भी डरते हैं। खामोश। अरे बाप रे, मैं कोई दलील अथवा बकवास नहीं सुनना चाहता। मुझे जल्द से जल्द डाकू गोबर सिंह और उसके साथी चाहिए, वरना मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। सर, आप यह केस मेरे हवाले कर दें और मेरी एक शर्त मंजूर कर ले तो मैं उस गोबर सिंह के बच्चे को केवल 3 दिन के भीतर पकड़ कर दिखा सकता हूँ। क्या शर्त है तुम्हारी? बस यही कि डाकू गोबर सिंह के सर पर कुछ इनाम घोषित कर दीजिए। ठीक है, मैं यह केस तुम्हारे हवाले करता हूं और कल के ही अखबारों में गोबर सिंह के सर पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किए देता हूं। थैंक्स सर, अब आप निश्चिंत होकर मेरे कमाल देखते जाइए। ही। इधर पिछले केसों की शानदार सफलता से क्रूक बॉन्ड अब स्वयं को जेम्स बॉन्ड का चेला नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड ही समझने लगा था और चाहता था कि जेम्स बॉन्ड की तरह उसकी भी ख्याति पूरे विश्व में फैले। अब कोई ऐसा कारनामा करना होगा जिससे कि सारी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजने लगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे डैडी यानी बापू, अरे नामुराद, 3 दिन से इसी कुर्सी पर बैठा मक्खियाँ मच्छर मार रहा है और मेरी तरक्की के लिए कोई केस तेरे पास फटका तक नहीं। मैं कहता हूँ शराफत से मेरे साथ चला चल, वरना आज मैं तुझे कुर्सी से उठाकर कमिश्नर के पास ले जाऊंगा। आज आज तो बापू बहुत ही गुस्से में लगते हैं, किंतु मेरा नाम भी जासूस क्रूक बॉन्ड है। हवलदारी नहीं करूंगा, भले ही घास ही क्यों न छीलनी पड़े। क्या सोच रहा है कमबख्त, मेरे साथ सीधे सीधे चलता है या पकड़ूं तेरी गर्दन? ओह नो पापा, हम इतना बड़ा जासूस होकर एक हवलदार की नौकरी करेगा तो दुनिया क्या कहेगी? भाड़ में गई तुम्हारी जासूसी और दुनिया, तुम्हें हवलदारी करनी ही होगी। तभी क्रूक बॉन्ड की माँ भी वहाँ आ पहुँची। हाँ मम्मी,
मम्मी मम्मी देखो ना, पिताजी कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, कहते हैं मुझे हवलदार बनना होगा। चुप हो जा मेरे लाल, मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। अजी मैं कहती हूँ, ऐसा आपने कौन से तीर मार लिए हैं हवलदार बनकर, जो अब मेरे फूल से नाजुक बच्चों को हवलदार बनाने पर तुले हैं? यह हवलदार की नौकरी हरगिज नहीं करेगा। देखो तुम बीच में मत पड़ो, जासूस की अम्मा, वरना मैं कुछ नहीं जानती। मेरा लाल जासूस ही ठीक है। नहीं, मैं उसे हवलदार बनाऊंगा, नहीं मैं उसे जासूस बनाऊंगी। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। अरे मैं इसे हवलदार बनाकर ही छोड़ूंगा। बेटा बॉन्ड, यही मौका है, चुपचाप खिसक ले यहाँ से। क्रूक बॉन्ड जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, उसकी टक्कर मोटू उर्फ टिल्लू से हो गई। ऐसे दबे पाव कहाँ भागे जा रहे हो जासूस भैया? जल्दी यहाँ से खिसको, वरना बापूजी जोंक की तरह चिपक जाएंगे। ओह समझा। फिर अपने ऑफिस से कुछ दूर एक बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर वे रुके। उफ, बच गए, वरना बापू आज छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन ऑफिस तो खुला छोड़ा है भैया, यदि किसी चोर ने हाथ साफ कर दिया तो? ऑफिस की चिंता छोड़ो और बताओ कि कोई मुर्गी फंसी या नहीं। बिना जाल लगाए, बिना दाना डाले ही ऐसी मुर्गी फंसी है प्यारे जासूस भैया की बस सुनते ही कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगोगे। अबे तो जल्दी से बताओ ना, कहाँ है वह मुर्गी? यह देखो आज के अखबार में यह किसकी फोटो छपी है? 50,000 रुपये को इनाम, डाकू गोबर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले व्यक्ति को उपरोक्त राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी, आदेशानुसार पुलिस कमिश्नर। अगर यह 50,000 रुपया हमें मिल जाए तो हम अपनी जासूस कंपनी की अच्छी पब्लिसिटी कर सकते हैं। विश्व में भी हमारी जासूसी की डंका बज जाएगा। अब कुछ कर दिखाने का समय आ गया है प्यारे मोटू। हमें इस 50,000 के चेक को हर कीमत पर हासिल करना है। वह तो तभी होगा बॉन्ड भैया जब हमें यह मालूम होगा कि इस चेक से संबंधित बैंक कहाँ है। इस बात की तुम फिक्र मत करो मोटू, इस बैंक को तलाश करना अब मेरा काम है। आखिर मेरा नाम भी क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड है। वाह, यानी कि अब गोबर सिंह के बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन भैया उसे फांसने के लिए जाल कहाँ फेंकोगे? सुनो, ऐसे डाकू अक्सर ऐसी जगहों पर जाकर छिप जाते हैं जहाँ पुलिस को उनके छिपने का सपने में भी उम्मीद नहीं होती, और डकैत लोग बड़े आराम से लूटपाट करके उन स्थानों पर जा छिपते हैं और अपने पिताजी का विभाग घन चक्कर बनकर रह जाता है। ऐसे स्थान कौन कौन से हो सकते हैं बॉन्ड भैया? खंडहर, बीहड़ और डरावने स्थल जैसे कब्रिस्तान, इन स्थानों पर रात को लोग बहुत ही कम आते जाते हैं। ऐसे स्थान तो शहर के बाहर और भीतर बहुत है। तुम डाकू गोबर सिंह को कहाँ ढूंढोगे? जहाँ वह सबसे ज़्यादा शिकार करेगा वह पूरा इलाका हम छान मारेंगे। किसी न किसी बिल में वह चूहा दिखाई दे जाएगा। वाह क्या वाह, तरकीब अच्छी है। इस केस पर हम कल से चिपकेंगे। आओ फिलहाल घर चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे लिए मुर्गी तलाश करते करते थक गया हूँ। डाकू गोबर सिंह, अब तू दुनिया के ग्रेट जासूस क्रूक बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के हाथों बच नहीं सकेगा। अगले दिन सुबह डाकू गोबर सिंह का आतंक सेठ कानामल के यहाँ 5 लाख की डकैती डालकर डाकू काली कार में कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क कब्रिस्तान वो मारा। आखिर मेरा अनुमान सही निकला मोटू, गोबर सिंह का अड्डा जरूर कब्रिस्तान में ही कहीं है। फिर तो हमें जल्दी से पुलिस को एक खबर दे देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो चिड़िया उड़ जाए और हम दाना ही फेंकते रह जाए। अबे सड़े कद्दू, तू जरूर मेरा नाम मिट्टी में मिलवा कर रहेगा। अबे कलाकंद के आचार, अगर हमने पुलिस को सूचित कर दिया तो वह जाकर डाकू को पकड़ लेगी और हमें कोई फूटी कौड़ी भी इनाम में नहीं देगा। यदि गोबर सिंह का हम खुद कब्रिस्तान में जाकर पकड़ेंगे तो पूरे के पूरे 50,000 हमारे होंगे। लेकिन सुना है वहाँ बड़े भयानक किस्म के भूत होते हैं। भूत भूत का नाम सुनकर पहले तो क्रूक बॉन्ड घबराया, लेकिन फिर सीना फुलाकर गर्दन अकड़ाता हुआ जोशीले स्वर में बोला, मुझसे बड़ा भूत इस दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने में भी नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उन भूतों की खटिया खड़ी कर दूंगा जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बोलो कब चलना है? आज ही रात को लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है भैया। और रात घिरते ही दोनों घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़े। मैं मोटू पर रौब मारने के लिए दिलेरी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं वास्तव में कहीं कोई भूत किसी कब्र को फाड़कर निकल आया तो हाय, मैंने पिताजी को कहना मानकर हवलदार की ही नौकरी क्यों न कर ली। हे भगवान, मुझे बचा लेना। तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हूँ। अब यह निखट्टू भी साथ में है। वापस लौटने को कहा तो यह मुझे डरपोक कहेगा। मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे अचानक। बॉन्ड भैया, कौन? यह मैं हूँ भैया मोटू, लेकिन तुम उछल क्यों पड़े? लगता है तुम्हें डर लग रहा है। नहीं तो दरअसल एक जासूस की
जान को 100 तरफ से खतरे होते हैं, इसलिए उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यही कारण है कि जैसे ही तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा मैं उछल पड़ा। सोचा कहीं गोबर सिंह ने कंधे पर बंदूक तो नहीं रख दी। अगर वास्तव में ऐसा ही होता तो मेरे उछलते ही वह घबरा जाता और तब मैं आसानी से उसे गिरफ्तार कर लेता। लेकिन गोबर सिंह आपके कंधे पर बंदूक क्यों रखता? पीठ पर भी तो रख सकता था। नहीं, पीठ पर ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ कोई बंदूक को टिका पाए। और अब बातें बंद, क्योंकि कब्रिस्तान करीब आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ें सुनकर गोबर सिंह यहाँ से निकल भागे। ओह, याद आया, यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें पुकारा था। मैं कहना चाहता था कि यदि हम भीतर मुख्य द्वार से घुसे तो गोबर सिंह चौकन्ना हो जाएगा। वह चौकन्ना नहीं हो पाएगा। हम पिछवाड़े से दीवार फांद कर भीतर घुसेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। दोनों घूमकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े पहुंचे। मैं घोड़ा बनता हूं, तुम जल्दी से इस दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाओ, फिर मैं भी अंदर आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी ओर अगर भूत छिपा खड़ा हुआ तो? जब गोबर सिंह और उसके साथियों को उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हें क्या कहेगा? चलो जल्दी करो। हाँ, यह बात भी ठीक है। क्रूकबॉन्ड मुर्गा बन गया और मोटू उसकी पीठ पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। मोटू के भीतर जाने के बाद क्रूकबॉन्ड ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गया। हनुमान नाम हनुमान नाम जो गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब तुम हर क्षण चौकस रहना। डाकू गोबर सिंह कहीं कभी भी हम पर हमला कर सकता है। मैं तैयार हूँ। उफ, कितना भयानक दृश्य है। अगर कोई मुर्दा ही उठ खड़ा हुआ तो लगता है आज बॉन्ड भैया मेरी बलि चढ़ा कर ही छोड़ेंगे। मगर अभी वह कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि तभी हु आई बो बॉन्ड भैया, बो भूत, बाप रे। उस भयानक आवाज को सुनकर मोटू के साथ साथ क्रूक बॉन्ड के भी पसीने छूट गए। लेकिन भला अपना डर प्रदर्शित कर वह मोटू के सामने कैसे झुकता? वह तुरंत मोटू को अपने से अलग करता हुआ कुछ साहस जुटाकर बोला, अबे मोटू के बच्चे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यह जरूर गोबर सिंह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भी उसे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाएंगे। नहीं बॉन्ड भैया, यह आवाज़ जरूर किसी भूत की ही थी। मेरी मानो बॉन्ड भैया, तो यहाँ से तुरंत भाग लो। मैं किसी भूत से नहीं डरता। आने दो उस साले को सामने, देख लूँगा समझता क्या है अपने आप को। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। लेकिन तभी हा ही आई भूत। भूत को सामने देखते ही मोटू तो डर के मारे उसी समय बेहोश हो गया, जबकि क्रूक बॉन्ड को डर के मारे घिघी बन चुकी थी और वह अपने स्थान पर खड़ा किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मरने के लिए तैयार हो जा बेवकूफ़। न न न नहीं भूत भाई, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा है? मैं डाकू गोबर सिंह की तलाश में यहाँ आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ तुम रहते हो। मैं तुम कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। हा हा हा। यहाँ आने के बाद कोई भी जीवित बचकर नहीं जाता। नहीं। क्रूक बॉन्ड को कुछ न सूझा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भूत पर दे मारा। आह, मोटू को उठाकर भाग लूँ, इसी में भलाई है। और मोटू को उठाकर वो अपनी पूरी शक्ति से एक और को भाग लिया। अबे गधे की धूम, भागता कहाँ है? मैं तेरी हड्डी पसली चबा जाऊँगा। लेकिन भय ने क्रूक बॉन्ड के पैरों में जैसे पंख लगा दिए थे। पलक झपकते ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। भाग गया डरपोक कहीं का। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी वह रुका नहीं, बल्कि द्रुत गति से नाक की सीध में भागता ही चला गया। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कंकाल को अपने पीछे न आते देखकर चैन की सांस ली। ओह, बड़ा ही भयानक भूत था। आज तो बाल बाल बच गए। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। थोड़ी देर बाद अब इस मोटू को किस तरह होश में लाना चाहिए। कमबख्त को उठाकर भागते भागते मेरी कमर का कमरा और टांगों का टांगा बन गया। तभी एक विचार उसने चेताया, अरे मूर्ख, ठहर जा। इसे होश में लाने के बाद उस भूत के बारे में इससे क्या कहेगा जब अब निकलेगा तुम्हारी शहरी हैकड़ी का जनाजा? बड़ी दुनिया के सबसे बड़े जासूस बनने फिरते थे। ओह, अब क्या करूं? पिताजी को अगर यह किस्सा पता चल गया तो वह अवश्य ही मुझे हवलदार बना देंगे। अब कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे कि मोटू का दिमाग फिर जाए और यह मेरे दिमाग और बहादुरी का सिक्का मान जाए। तभी आया एक आइडिया दिमाग में। मन ही मन इस तरकीब पर खुश होते हुए वह मोटू को होश में लाने लगा। अबे ओ मोटू के बच्चे, जल्दी से होश में आ। कुछ ही देर में मोटू की बेहोशी टूटी। वह भूत कहाँ गया? घबराओ नहीं मोटू, मैंने उसे मार भगाया है। क्या कहा? तुमने उसे मार भगाया है? अरे मैं तो उसे जान से ही मार डालता, किंतु तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैंने क्या किया बॉन्ड भैया? अरे यह पूछो क्या नहीं किया। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। लेकिन तुम तो उस हड्डियों के ढांचे को देखते ही इस दुनिया से कूच करने की तैयारी करने लग गए थे।
अब भला मैं अकेला कितनों को संभालता। क्या कुछ और भूत भी वहां पहुंचे थे? हाँ, तुम्हारे गिरते ही 3 और भूत वहां पहुंचे थे। वह तो शुक्र था कि तब तक मैं पहले वाले भूत पर काबू पा चुका था। जैसे ही वे तीनों मेरी और लपके, मैंने पहले वाले भूत को उठाकर उन पर दे मारा। मेरी ताकत देखकर वे तीनों तुरंत ही वहां से 9 2 11 हो गए। अगर तुम बेहोश न हुए होते तो कसम से आज उन सब का चूरमा पीस डालता और सुबह तुम्हारे साथ उसका नाश्ता करता। अब अब मुझे क्या पता था कि 3 और आ जाएंगे। अगर पता होता तो मैं भी कभी बेहोश नहीं होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर तू 30 मार खां की औलाद है जो। खैर, अब सुबह होने वाली है, ध्यान रहे घर पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे डरपोक होने की बात सबको पता चल जाएगी और इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। चिंता मत करो भैया, इस बात की किसी को कानो कान भी भनक नहीं होने पाएगी। क्रूकबॉन्ड के माता पिता उन दोनों के घर से रात भर नदारद रहने के कारण चिंता के मारे सो नहीं पाए थे। अतः जैसे ही क्रूकबॉन्ड और मोटू घर लौटे, मेरे लाल तू आ गया? अरे कमबख्त, यह कोई घर आने का वक्त है? कहाँ गया था? जल्दी बता वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। देखा मम्मी, ये फिर मुझे अपनी बनावटी आंखें दिखा रहे हैं। इन्हीं के डर के मारे तो हम घर नहीं आ रहे थे। क्या कहा अजी? क्या अजी कहा क्या? आप अपनी भयानक आंखें बंद कीजिए। कहीं मेरा बेटा फिर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम चुप रहो अनोखों की माँ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस उल्लू की आदतें बिगाड़ रखी है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं आज इस बात का फैसला करके ही रहूंगा कि आखिर यह चाहता क्या है। देखो मम्मी, अब यह आप पर भी रौब जमा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटे, इनकी ये गिदड़ भपकी मैं 20 साल से सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज मैं भी इनसे फैसला करके रहूंगी। क्या कहा? हवलदार धमाका सिंह का इतना बड़ा अपमान! अरे मूर्ख स्त्री, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना वरना क्या जी? क्या आप मेरी जुबान खींच लेंगे? यदि जरूरत हुई तो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। क्या? पति पत्नी के बीच झगड़ा एकाएक तूफान किसी तेजी से बढ़ गया। तुम मेरी जुबान खींचोगे? हाँ हाँ खींचूंगा। मैं बड़ों बड़ों की जुबानें खींचकर उनकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर चुका हूँ। चल बेटा मोटू, खिसक ले अपने कमरे में, मौका अच्छा है। और वे दोनों चुपचाप वहां से खिसक कर अपने कमरे में पहुंच गए। फिर मोटू तो बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगा, लेकिन क्रूकबॉन्ड की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों के सामने वह अब कब्रिस्तान का भूत नाच रहा था और वह सोच रहा था, क्या सचमुच ही भूत प्रेत होते हैं? मैंने तो सुना था कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सब मन का वहम होता है। लेकिन फिर वह भूत, क्यों ना एक बार दिन के समय वहां जाकर देखा जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। यदि वहां वास्तव में भूत प्रेत हुए भी तो दिन के समय आक्रमण नहीं करेंगे। लोगों को यही कहना है कि भूत प्रेत दिन को नहीं निकलते। और फिर सोचते सोचते क्रूकबॉन्ड की कब आग लग गई इसका उसे भी पता नहीं चला। अब मोटू के साथ साथ उसका भी खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। उधर क्रूकबॉन्ड के माँ बाप आपस में झगड़ते झगड़ते बुरी तरह हाँप रहे थे। अचानक उनका ध्यान क्रूकबॉन्ड और मोटू की ओर गया और उन्हें वहां ना पाकर उनके मुंह इस तरह बंद हो गए मानो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी को अचानक ही ब्रेक लगा दिया गया हो। वे दोनों कमबख्त कहाँ गए? जरूर तुम्हारे डर से फिर घर से भाग गए होंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी घर में नहीं रहूंगी, कल ही अपने भाई के पास चली जाऊंगी। चली जाना, लेकिन पहले उन्हें उनके कमरे में तो देख लो। दोनों उस समय क्रूकबॉन्ड के कमरे में पहुंचे। देखा सुअर कितने आराम से सो रहा है। अरे भगवान, तुम नहीं समझोगी इतने अपने लाडले की चालाकी को। कितनी चालाकी से हम दोनों को आपस में लड़ाकर वह खुद घोड़े बेचकर सो रहा है। ठहरो, मैं अभी उठाता हूँ। अभी रहने दो, मेरे बेटे को नींद की नज़र मत लगाओ। बेचारे रात भर जागते रहे हैं, इसलिए उन्हें सोने ही दो। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन जब क्रूकबॉन्ड की आँख खुली तो दिन बहुत चढ़ चुका था। उठने में बहुत देर कर दी। जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है डाकू गोबर सिंह को पकड़ने के लिए कोई सूत्र हाथ लग ही जाए। मोटू को ले जाना ठीक नहीं होगा, इसे सोने ही दूं। थोड़ी देर बाद जब वह नहाने धोने और नाश्ता आदि से निपटने के पश्चात कपड़े पहन रहा था। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस जरा मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ। सुबह की ताज़ी हवा स्वास्थ्य और दिमाग को ताज़ा रखती है ना। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, सुबह की सैर करनी चाहिए। लेकिन क्या मोटू तुम्हारे साथ सैर के लिए नहीं जा रहा? अरे मेरी भोली माँ, तू फिर भूल गई। उसे तो भगवान ने पहले से ही अच्छी सेहत दी है, फिर उसे सैर करने की क्या ज़रूरत है? हाँ यह तो है। फिर क्रूकबॉन्ड तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, आहा चेला मनमोजी, तुम भी खूब मौके पर दिखाई दिए। प्यारे मनमोजी, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भूल ही बैठा था। आओ तुम्हें भी मॉर्निंग वॉक करा लाऊं। फिर उसने गैरेज से अपनी विशेष मॉडल की मोटरसाइकिल निकाली और कुत्ते मनमोजी को पीछे बैठाकर पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। घबराओ नहीं प्यारे मनमोजी, हम नर्क नहीं केवल पुराने कब्रिस्तान तक जा रहे हैं और तुम्हें वहाँ छानबीन करने में मेरी मदद करनी है। कुछ देर बाद लो प्यारे मनमोजी, हमारी सैर आ गई।
हमारी सैरगाह आ गई। आज यहाँ तुम्हें इस बात का प्रमाण देना है कि तुम वास्तव में मेरे यानी जासूस क्रूक बॉन्ड द ग्रेट के चेले हो। सिर्फ भौंकने से ही काम नहीं चलेगा चेले, तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा। क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान से कुछ पहले ही अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलो चेले नीचे उतरो, यहाँ से हम पैदल ही वहाँ तक जाएंगे। अरे अरे शोर मत करो वरना भूत प्रेतों की नींद खुल जाएगी। कुत्ते मनमोजी ने मानो क्रूक बॉन्ड की बात समझ ली। वह चुपचाप सीट से नीचे उतर आया। उसके उतरने के पश्चात क्रूक बॉन्ड भी नीचे उतरा और मोटरसाइकिल को स्टैंड में खड़ा करके मनमोजी के साथ कब्रिस्तान के मुख्य गेट की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वे मुख्य द्वार से होकर कब्रिस्तान के भीतर थे। प्यारे मनमोजी, तुम उस तरफ जाकर खोजबीन आरंभ करो, मैं बाकी स्थान का निरीक्षण करता हूँ। यदि कोई खतरा पेश आए तो भौंक कर मुझे सावधान कर देना ताकि मैं समय रहते भाग सकूँ। तुरंत ही कुत्ता क्रूक बॉन्ड की बताई दिशा में दौड़ पड़ा और क्रूक बॉन्ड जेब से आतशी शीशा निकालकर एक एक मकबरे का निरीक्षण करने लगा। काफ़ी देर तक खोजबीन करते रहने के पश्चात भी क्रूक बॉन्ड को वहाँ कोई ऐसा सूत्र अथवा ऐसा गुप्त मार्ग नहीं दिखाई दिया जिससे वह यह अंदाजा लगा पाता कि वहाँ कोई जमींदोज अड्डा है। साथ ही साथ पूरे कब्रिस्तान में उसे कोई इंसान या भूत प्रेत भी नहीं दिखाई दिया। कमाल है, जब रात को यहाँ भूत दिखाई दिया था तो वह रहता भी यहीं होगा, फिर वह इस समय कहाँ मर गया। तभी उसे मनमोजी के मुँह में कुछ दबाए एक तरफ से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। अरे यह मनमोजी के मुँह में कपड़े जैसा क्या दबा है। मनमोजी के मुँह में कपड़े की एक पोटली दबी थी। बॉन्ड ने जैसे ही उस पोटली को खोला उसके मुंह से निकालकर खोरा, उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया। आए, यह तो पोशाक है और इसमें रेडियम युक्त सफ़ेदी से इंसानी कंकाल बनाया हुआ है। ओह, अब समझा, कोई इंसान ही रात को यह पोशाक पहनकर भूत बनता है। अगले पल, वाह चले, तूने तो वास्तव में ही कमाल कर दिया। अब हमारा काम खत्म हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। आज रात हम यहाँ के भूतों से निपटेंगे। और कुछ देर बाद वह पुनः मनमोजी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर उड़ा चला जा रहा था। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने कब्रिस्तान में भूतों का नहीं बल्कि इंसानों का डेरा है और वे इंसान अच्छे कदापि नहीं हो सकते। वे डाकू गोबर सिंह के ही साथी हैं। जब वह घर पहुंचा, अरे बॉन्ड भैया, यह तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? देखो ना, तुम्हारे इंतजार करते करते मैं कितना सूख गया हूँ। प्यारे मोटू, यदि इसे ही सूखना कहते हैं तो भगवान जाने तंदुरुस्त होना किसे कहते होंगे। खैर, अब मेरा भेजा चाटने के बजाय मम्मी से कहो कि मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दे, बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन भैया, तुम गए कहाँ थे और यह कपड़े की पोटली तुम्हारी बगल में कैसे दबी है? कहाँ गया था और यह पोटली कैसी है? इस संबंध में तुम्हें रात को बताऊँगा। हाँ, इतना ध्यान रखना कि आज रात हम फिर पुराने कब्रिस्तान चलेंगे, ठीक है? खाना खाने के बाद बॉन्ड जो सोया तो काफ़ी रात गई, उसकी आंख खुली। उस समय तक घर के सभी व्यक्ति सो चुके थे। मोटू भी उसी कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। उसने जल्दी से उठकर बत्ती जलाई। ओह, 11 बज गए और इस कमबख्त मोटू ने मुझे जगाया तक नहीं। अगले ही पल वो मोटू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करने लगा। अबे मोटू, ओ मोटू के बच्चे, जल्दी से उठ, क्या गधे बेचकर सोया हुआ है? सोने दो ना यार, कितना सुंदर सपना आ रहा है। जब काफ़ी जागने के बाद भी मोटू नहीं उठा। तुम इस तरह नहीं उठोगे, ठहरो, अभी तुम्हारा सुंदर सपना भंग करता हूँ। फिर बॉन्ड कपड़े की उस पोटली को खोलकर, जो कि कब्रिस्तान में उसे मिली थी, जल्दी जल्दी वह कपड़े पहनने लगा। अभी बच्चों के न केवल खर्राटे ही बंद हो जाएंगे बल्कि घिघी भी बन जाएगी। पूरे कपड़े पहनने के पश्चात तो उसके मुंह पर खोपड़ी नुमा टोपड़ी चढ़ाई और बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। अब वह अंधकार में कपड़ों पर रेडियम से बनी धारियां चमकने के कारण बिल्कुल भूत दिखाई देने लगा था। हा। ए मोटू के बच्चे, उठ कर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। लेकिन मोटू पर उसकी भयानक गर्जना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बराबर खर्राटे भरता रहा। यह देख बॉन्ड ने झल्लाकर उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। अबे कमबख्त, उठ जा वरना मैं तुझे बिना भुने ही खा जाऊंगा। आई भूत। अगले ही पल मोटू बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन क्रूक बॉन्ड ने उसे पीछे से दबोच लिया। बचाओ! अरे बाप रे! अबे अब चीख मत उल्लू के दुम, वरना सब जाग जाएंगे। कहने के साथ ही क्रूक बॉन्ड ने मोटू को मुंह छोड़ा और लाइट जलाकर सर से खोपड़ी नुमा टोपी उतार दी। या मैं हूँ तेरा गुरु, जासूस क्रूक बॉन्ड। उफ, तो यह तुम हो बॉन्ड भैया? मैं तो सचमुच का भूत समझकर डर गया था। बस अब अपनी बकवास बंद करो और फटाफट तैयार हो जाओ। हम इसी समय पुराने कब्रिस्तान चलेंगे। तुम्हारे खर्राटों ने पहले ही काफ़ी समय खो दिया है। लेकिन भैया, आखिर यह सब क्या चक्कर है और यह भूतों वाली पोशाक तुम्हें कहाँ से मिली? उसी कब्रिस्तान से। फिर क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान
में दिन में घटी सारी घटना के बारे में उसे एक एक बात बता दी। अंत में बोला, इस पोशाक के मिलने से अब यह बात साफ हो जाती है कि कब्रिस्तान में भूत नहीं बल्कि इंसान ही वास करते हैं, और भूत प्रेतों का चक्कर उन्होंने लोगों को डराने के लिए चला रखा है ताकि लोग बाग उनके निकट ना भटके। तो यह चक्कर है। अब तो हम उनका धनिया बो देंगे। तुम ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। उसके बाद मोटू झटपट कपड़े बदलने लगा और बॉन्ड एक गुप्त अलमारी से कुछ आवश्यक वस्तुएं निकालकर जेब और जुराबों में ठूसने लगा। शीघ्र ही पूरी तरह तैयार होने के बाद दोनों अपने कमरे की खिड़की के रास्ते से होकर बाहर लॉन में पहुंच गए। तभी चुप हो जाओ मनमोजी, यह हम हैं। मनमोजी ने जैसे क्रूक बॉन्ड की आवाज़ पहचान ली, वह उसके निकट पहुंचकर प्रसन्नता से दुम हिलाने लगा। मोटू, तुम मनमोजी को लेकर गेट से बाहर निकलो, मैं गैरेज से मोटरसाइकिल निकाल कर लाता हूं। ठीक है, चलो मनमोजी। फिर मोटू मनमोजी को लेकर चुपचाप गेट की ओर बढ़ गया और क्रूक बॉन्ड गैरेज की ओर चल दिया। मोटू के गेट के बाहर पहुंचने के कुछ ही देर बाद बॉन्ड मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट किए ही लेकर उसके पास पहुंच गया। चलो जल्दी से मनमोजी को साथ देकर पीछे बैठो, कहीं मम्मी डैडी की नींद खुल गई तो सब चौपट हो जाएगा। चिंता मत करो बॉन्ड भैया, अंकल ड्यूटी पर गए हुए हैं, आज से एक सप्ताह तक उनकी नाइट ड्यूटी है। ओह। फिर मनमोजी के साथ मोटू के पीछे बैठते ही क्रूक बॉन्ड ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ा दी। लगभग 15-20 मिनट पश्चात क्रूक बॉन्ड ने कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल रोक दी। क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी को आगे ले जाना ठीक नहीं रहेगा, इसकी आवाज़ सुनकर अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन नीचे उतरो, यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। मोटू और मनमोजी के नीचे उतरने के पश्चात बॉन्ड ने मोटरसाइकिल को पास की झाड़ियों में छुपाया और फिर मोटू से बोला, मोटू भाई अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 4 दीवारी फांद कर भीतर प्रविष्ट होऊंगा और तुम मुख्य द्वार से भीतर जाओगे। मैं अकेला? अबे डरता क्यों है भैंसे, भीतर कोई भूत प्रेत या शैतान थोड़ी ही है जो तुझे खा जाएंगे, और यदि खा भी जाए तो चिंता मत करना, मेरे रहते हुए तुझे आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। और यदि उन्होंने मुझे खाने की जगह गोली ही मार दी तो अल्लाह का नाम लेकर खुदा को प्यारे हो जाना। अब बकवास करना छोड़ो और आगे का रास्ता नापो। लेकिन तुम भी मेरे साथ मुख्य द्वार से भीतर क्यों नहीं चलते, एक से दो भले रहेंगे। अबे मोटू, तेरी बुद्धि क्या वास्तव में ही घास चरने गई है क्या? इतना भी नहीं समझता कि यदि अपराधी मुझे इस पोशाक में तुम्हारे साथ भीतर घुसते देखेंगे तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मैं उनका साथी नहीं बल्कि दुश्मन हूँ। क्रूक बॉन्ड की बात में वजन था, इसलिए मोटू चुपचाप मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मोटू के जाने के बाद, प्यारे मनमोजी अब तुम सुनो, तुम्हें बाहर रहकर ही निगरानी करनी है। यदि कोई भूत प्रेत या शैतान की औलाद बाहर भीतर घुसे तो तुम्हें यह पता लगाना है कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है, समझ गए ना? कूं कूं कूं। बहुत खूब, यानी तुम भी सारी बात अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, तो चलो तुम भी यहाँ से फूटो। मनमोजी तुरंत मुख्य द्वार की ओर भाग लिया। उसके जाने के बाद क्रूक बॉन्ड कब्रिस्तान के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां से वह पहले मोटू के साथ कब्रिस्तान में प्रविष्ट हुआ था। अब साला डाकू गोबर सिंह मेरे हाथों नहीं बचेगा, और 50,000 के नोट। ही। क्या वास्तव में क्रूक बॉन्ड कुख्यात डाकू गोबर सिंह को पकड़ने में सफल हो सका? क्या वास्तव में कब्रिस्तान में भूत प्रेत नहीं रहते थे? मोटू और क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी ने क्या गुल खिलाया? क्या डाकू गोबर सिंह का अड्डा कब्रिस्तान के भीतर था? यदि था तो फिर पुलिस द्वारा अनेक बार छानबीन किए जाने के बावजूद भी उसके अड्डे का सुराग क्यों नहीं मिला था? कब्रिस्तान के वास्तविक भूत कौन थे और उन्हें पकड़ने के लिए क्रूक बॉन्ड द ग्रेट ने कौन कौन सी तुरुप चाल चली? ये सब प्रश्न के उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करें। इंसाफ का डंडा समाप्त।